हेलो स्टूडेंट्स। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो आपके कोर्स में है, डेट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो हम सिर्फ एक्शन की बात करेंगे कि वो कैसे एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ पर एक्ट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। तो क्विक रिवीजन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? सो ओरिजिनली दे आर नेचुरली अकरिंग माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, और आजकल की अगर हम उसे लैंग्वेज में बात करें तो दे आर एनी केमिकल एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस। तो अगर हम एक मैकेनिज्म की बात जाएं तो जनरली दो टाइप के एंटीबायोटिक्स हमें मार्केट में आते हैं। तो नंबर 1 इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक, नंबर 2 इज़ बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जनरली उनका काम होता है सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करना, रिड्यूस करना इन्फेक्टिंग पर्सन में, ताकि आगे जाके वो बैक्टीरिया कोई भी टॉक्सिन रिलीज़ ना कर पाए बॉडी में, और जो भी इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाए। इस टाइप के एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल हैं टेट्रासाइक्लिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, मैक्रोलेट्स, क्लोरमफेनिकोल और ट्राइमेथोफ्रिम। नेक्स्ट बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, और इनका बेसिकली मैकेनिज्म, इनका जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है उस बैक्टीरिया को डैमेज किया जाए, उसे ख़त्म किया जाए, उसे प्रॉपर मार दिया जाए। तो इस टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, फ्लोरोकिनोलोन्स, ग्लाइकोपेप्टाइड्स, मोनोबैक्टम्स एंड डिफरेंट कार्बापेनेम्स। नाउ व्हाट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो हम कई बार देखते हैं कि एंटीबायोटिक तो हमने दे दिया, लेकिन कई बार वो बैक्टीरिया, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक है वो ना तो बैक्टीरियोस्टैटिक है ना वो बैक्टीरियोसाइडल, यानी ना तो वो ग्रोथ अरेस्ट कर पा रहा है ना वो उन्हें मार पा रहा है। तो इसकी वजह ये होती है कि जो इन्फेक्टिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है उसने अपने अंदर एक रेजिस्टेंस पावर जो है वो डेवलप कर ली होती है। तो यानी द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एट विच द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म वुड बी किल्ड। यानी किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक वो दूसरा जो इन्फेक्टिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सकता है और वो किल नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजिकल ब्रेक पॉइंट। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो वो ये हो जाती है द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ट्रीटमेंट with a clinical concentration of an antimicrobial agent in the body। यानी कोई इन्फेक्टिंग, कोई पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट के अंदर डिसीज़ कॉज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दवाइयों को सर्वाइव कर पा रहा है, एंटीबायोटिक्स को सर्वाइव कर पा रहा है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है जब तक वो सर्वाइव उसको कर पाए, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेक पॉइंट। तो जनरली एंटीबायोटिक्स के जो मोड ऑफ एक्शन होते हैं वो 3 तरह से मोड ऑफ एक्शन होता है। नंबर 1, या तो वो इनहिबिटर होते हैं डीएनए सिंथेसिस को, वो डीएनए सिंथेसाइज को बंद कर देते हैं, वहाँ पे जाके अटैक करता है। नंबर 2, या तो वो प्रोटीन सिंथेसिस ब्लॉक कर देते हैं बैक्टीरिया का। नंबर 3, या तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज होने से बंद कर देते हैं। तो सेल वॉल ही सिंथेसाइज नहीं हो पाई तो नए बैक्टीरिया बन ही नहीं पाएंगे बॉडी के अंदर। तो जनरली एक बैक्टीरिया के अंदर जो टारगेट्स होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के, तो जब सेल वॉल को सिंथेसिस होने से कौन कौन रोक सकता है, डिफरेंट टाइप के हमारे एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करने के लिए काफ़ी एंटीबायोटिक्स हैं। डीएनए गायरेज जो एक एंजाइम है डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। और 2 तरह के 60S इनहिबिटर्स होते हैं, 30S इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स बाय नेम आपको याद रखने हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक किस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट के लिए काम आता है। तो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको मैं शेयर कर ही चुका हूँ, तो जस्ट रिवाइज इट। तो इसके लिए मैं आपको एक फिगर जनरली और दिखाना चाहता हूँ। तो जनरली हमारे पास पहला मैकेनिज्म होता है जिसमें पॉइंट म्यूटेशन कॉज करता है। तो यानी जो भी एंटीबायोटिक ने टारगेट जीन और पंप लिया, इन्फ्लक्स पंप चूज़ किया है, वहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन को कॉज करेगा। और जैसे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे एक एंटीबायोटिक की वजह से कॉज हुई, जिसकी वजह से एक दूसरा ही अमीनो एसिड
डेवलप हो गया, जिसकी वजह से हमारा वो अमाइनो एसिड ही जब चेंज हो गया तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, या फिर जो जीन दूसरा मैकेनिज्म होता है एक्वायर्ड जीन्स का, यानी जीन अगर कोई एक्वायर्ड की गई है टारगेट में तो वो उस पर्टिकुलर जीन को ब्लॉक कर देता है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा जो हमारे मोड ऑफ एक्शन में पॉपुलर रहेगी, ये वाली फिगर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे क्योंकि सेल वॉल सिंथेसिस जो ब्लॉक करते हैं तो मेजर हमें ब्लॉक करना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, यानी वो एंटीबायोटिक्स जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को ब्लॉक कर सकते हैं। उन्हें जनरली हम बीटा लैक्टम्स भी बोलते हैं। प्रोटीन के लिए हम देख ही चुके हैं 2 टाइप के इनहिबिटर 30S 50S। एक आते हैं मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को, यानी वो एंटीबायोटिक जो किसी बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को डिसरप्चर कर देते हैं और बाकी फॉलेट मेटाबॉलिक पाथवे को जो ब्लॉक कर देते हैं, फॉलिक एसिड का सिंथेसाइज ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के काम आ जाता है। ओके, तो ये फिगर और ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर ही दिए हैं, प्लीज़ रिवाइज इट। थैंक यू।